जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आप अपनी स्टडी एकदम बेहतरीन तरीके से कर भी रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लास 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में सब पूर्ण किताब के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो अंकित प्रश्न पढ़ रहे थे, वो हम लोग पढ़ रहे थे 1 मार्क्स वाले, 1 नंबर वाले। फिर हम लोगों ने कहा था फिर हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, फिर हमने कहा था 3 मार्क्स के, और फिर हम लोग लास्ट में 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया कि तो जो 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल है, इसमें लगभग 40 न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जाएंगे। अब कई बच्चों ने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया गया और आज ये जो है सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड लेक्चर है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर फर्स्ट लेक्चर को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट लेक्चर में कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये न्यूमेरिकल इजी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 1 नंबर में आपसे कोई एकदम हार्ड न्यूमेरिकल 4 पेज वाला तो पूछेगा नहीं। 1 नंबर में जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो 1 नंबर के अनुसार ही पूछा जाएगा। और अच्छी बात है, अगर आपको वो न्यूमेरिकल इजी लग रहे हैं तो हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखे। जब आप किसी चीज़ को पहले पढ़ रखें तो आपको इजी लगती है। और कई बच्चों ने उसमें ये भी कमेंट किया, सर हमको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में नहीं आ रहे। तो आप बताओ, मुझे तो हर एक स्टूडेंट को देखना है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी देखना है, जो पढ़ रखा है उसको भी देखना है। तो बच्चों ने कमेंट किया, सर हमें न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं, कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ आप बार बार प्रैक्टिस करो और आपको इजीली से सारे न्यूमेरिकल इजी लगने लगेंगे। और कई बच्चों ने ऐसे कमेंट किया, सर ये न्यूमेरिकल इजी लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छी बात है, आपको इजी लग रहे हैं, आप इनसे हार्ड करने का प्रैक्टिस करो। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हार्ड न्यूमेरिकल का पीडीएफ भेज दूंगा, आप कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आपको पीडीएफ कैसे भेजना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप हमें डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। आपको सच बता रहा हूँ, आपसे भी नहीं होंगे ऐसे हार्ड न्यूमेरिकल भी है, बट वो ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे नहीं जाते। मैं आपको वही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या फिर बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे न्यूमेरिकल या तो आ चुके हैं या आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। समझ गए। अब हमको ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ना ही ज़्यादा पढ़ना है। अब हमको वो पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं जो आप आईआईटी और जेईई और नीट के लेवल के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। लगाने से कोई फायदा नहीं, बोर्ड में आएंगे नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ना ही उतना आपके पास टाइम है। तो बच्चों, सिर्फ हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें चाहते हैं एक अच्छा स्कोर हो जाए। तो जब हमें अच्छा स्कोर चाहेंगे तो हमें हर एक टॉपिक में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, और इतना भी डिटेल में नहीं जा पाएंगे जो कि आप समझ रहे हैं कि एकदम बेसिक से उठाएं। बेसिक से तो अब होएगी तो आपको हो सकता है 1 से 2 महीने बेसिक समझाने में लग जाएं। तो अब हम आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा देंगे जो आप बोर्ड एग्जाम में इजीली से पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सभी न्यूमेरिकल को एक एक करके देख लेते हैं ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। अब बच्चों, जैसे 21 नंबर है, इससे पहले हम लोगों ने 20 न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, उसका लिंक मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर कह रहा है, जिन बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है, आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। और ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों, आप जाके उठा के देख लेना, बोर्ड एग्जाम 2020 का पेपर उठा के देख लेना, बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। अब ये बताओ, अगर 1 नंबर में अति लघुत्तरी में पेपर में पूछा गया है तो आप कैसे कह सकते हैं इस पर इतने इजी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में नहीं आते। आप बताओ क्यों नहीं आते। तो ये बच्चों पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पर तरंग की जो आवृत्ति आपसे पूछी गई, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बच्चों तरंग दैर्ध्य दी गई कितनी, 3000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। इस 3000 एंगस्ट्रॉम को हम लोग बच्चों मीटर में चेंज करेंगे। तो जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 3000 इंटू 10⁻⁻10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो मीटर में चेंज हो गई है। ठीक है, समझ गए। और आवृत्ति को हम v से मान लो, ऐसे लिखा जाता है न्यू, आप ए हो गया। अब हमें आवृत्ति निकालनी, सूत्र क्या होता है, जो तरंग होता है, तरंग की आवृत्ति, न्यू इक्वल टू होता है c/λ।
c अपॉन में लेमडा होता है, ये फार्मूला होता है। अब आप कहेंगे सर c का है, c है प्रकाश की चाल होता है, मान होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका कांस्टेंट मान होता है, कभी चेंज होता ही नहीं है। अब यहाँ से आवृत्ति को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, c का मान रखेंगे 3 गुणे 10⁸ डिवाइड बाई 3000 गुणे 10⁻⁻10 हो जाएगा। 10⁻⁻10 है, इसको हम लोग ले चलेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻+10। तो देखो 3 गुणे 10⁸ इंटू 10⁻+30 हो जाएगी, +10 हो जाएगी, डिवाइड बाई आपका बचेगा 3000 बचा। अब बच्चों 3000 को अगर हम ऊपर चाहें तो 1 2 3 जीरो बढ़ा दें, तो हम 3 जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 डिवाइड बाई आपका 3000 हो गया इंटू में। अब बच्चों 10⁻10 8 था यहाँ पर, समझो 8 से हमने 3 जीरो बढ़ा लिए, यहाँ पर बचे 5 और 5 और 10 कितने हो जाएंगे 15, 10⁻15 वो भी पॉजिटिव में, और 3001 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v आवृत्ति आ गई है, वो कितनी आ गई है 1 इंटू 10⁻15 और 10⁻15 का मतलब है आप 1 के आगे 15 जीरो बढ़ा लो, जो बनता वही हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स, या फिर आप इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है हार्ट्ज, चाहे तो आप ए लिख सकते हैं, ठीक है, हार्ट्ज भी होता है या सेकंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप एक लिख देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है बच्चों, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना दिया गया, इतने वोल्ट मीटर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है हमें। और बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। आप बोर्ड 2020 का सिंपल पेपर उठाना, वहां पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को और करना है सॉल्व, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या दिया गया। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का बी से लिखते हैं, आयाम को इससे B0 से लिखते हैं, BO या V0, 3.0 गुणे 10⁻⁻4 वोल्ट मीटर, ये दिया गया, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालो, इसके चुंबकीय क्षेत्र का। अब बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं भाई, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बी से लिखते हैं, V0। ये आपसे पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा गया है और वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको दिया गया है। अब बच्चों आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, इसका जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है, इसका सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जिसको लिखते हैं V0 से, होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र का आयाम बटे प्रकाश की चाल C अपॉन में C, यानी कि B0 इक्वल टू होता है E0 अपॉन में C। ये आपका है सूत्र, ये है आपका फॉर्मूला, इसे याद रख लेना है। अब आप कहेंगे C क्या है, C वही है जो कि यहाँ पे थी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका मान है, ठीक है। तो देखो इधर V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E0 का मान कितना दिया गया, 3.0 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 से 3 को कैंसिल, ये 0.0 है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है 3 ही है, 3। अब बच्चों देखो क्या बचा, 10⁻⁻4 बचा, डिवाइड बाई आपका 10⁻8 बचा। इस 10⁻8 को ऊपर ले जाओ, 10⁻4 इंटू 10⁻8 हो जाएगी, तो 8 4 कितने हो जाएंगे 12। तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻12 10⁻12 मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। लो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है वो आपका आ गया है।
तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? आई होप आपको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि इतना कोई हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे। अगला देखो बच्चों, देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अगर इस 23 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो आपने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया होगा, कई बच्चों ने दिया होगा, नहीं भी दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दिया तो किसी ने नहीं है, सॉरी। अब इसमें आप बोर्ड एग्जाम 2024 का अगर आपके पास सिंपल पेपर हो, ठीक है, कोड भी मैं बता देता हूँ, शायद अंजादों में बता रहा हूँ, FW ऐसा ही शायद कोड था, FW ही होगा, मेरे पास रखा है पेपर जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लेना जाकर। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उसमें देख लेना। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनको लगता है क्वेश्चन इतने इजी आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर हुआ जिसका कोड है FW। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, पहला शायद दूसरा ही न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, तो इससे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में आपतन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण आपको 16 डिग्री दिया गया है, यानी कि आपको आपतन कोण का मान दिया गया है, अपवर्तन कोण का मान बताना है, और अपवर्तनांक जो है √3 दिया गया है। देखो अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो देखो क्या होता है सॉल्व। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। अपवर्तनांक को बच्चों हम लोग किससे लिखते हैं? n से। n का मान दिया गया √3 दिया गया। फिर कहता है अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखो अपवर्तन कोण यानी कि अपवर्तन कोण को I से लिखते हैं, R अपवर्तन कोण R से लिखते हैं, R आपसे पूछा गया। वहीं पर आपतन कोण I आपको दिया गया, कितना दिया गया? 16 डिग्री दिया गया। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो आपतन कोण अपवर्तनांक और n में संबंध होता है, n = sin I बटे sin R। ये जो है एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने कई बार इसे पढ़ा होगा, देखा होगा, और आपके पेपर में भी आएगा। समझ गए इस चीज को? यहां पर हमसे पूछा क्या गया है? sin R = पूछा गया, इसके बट्टे 1 मान के इसकी तिरछा गुणा कराओ। तो sin R अगर हमें निकालना रहेगा तो देखो ऐसे गुणा हो जाएगी। तो sin R = क्या आ जाएगा? इसके साथ में हो जाएगा, ये आएगा sin I बटे n, ये आ जाएगा sin R। अब बच्चों sin R = आपका सूत्र आ गया sin I बटे n। ये मैंने यहाँ पे किस लिए गया? ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन जो हम लोग करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो देखो sin R = क्या है? sin I का मान कितना है? I का मान कितना है? 60 डिग्री। तो sin 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 16 डिग्री बटे √3। √3 अब आप कहेंगे सर कहाँ से लाए? तो √3 जो है n का मान है। तो देखो चूंकि बच्चों हमें पता है जो sin 16 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बच्चों बताएं, कमेंट कर पता है या नहीं पता, ये बताओ आप लोगों को sin 60 डिग्री का मान पता है या नहीं। तो अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेना। आज ये कितना होता है? sin 60 का √3/2। sin 60 का मान कितना होता है? sin 30 अंश का मान कितना होता है? sin 45 अंश का मान कितना होता है? ये सारे मान जो है बच्चों आपको याद रख लेना। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। देखो क्या आ जाएगा। तो अगर हम sin 60 की जगह पर sin R = क्या हो जाएगा? √2 बटे √3, यही तो है an का मान। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो √3 बटे 2, इसकी तिरछा मल्टीप्लाई इसके बटे 1 मान लो। तो ये जो अंडर है ये वाला, ये एक ऊपर चला जाएगा बटे √3 आ जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। √ से √ कैंसिल करा देंगे, √3 से √3। अब आपके पास क्या बचा? देखो आपके बचा sin R = 1/2, sin √1/2। अब बच्चों sin 1/2 जो है आपको पता होना चाहिए किसका मान होता है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है?
1/2। ये कुछ मान है बच्चों, आप पीरियोडिक क्लास 10th की मैथ में है, याद कर लेना क्योंकि आपसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन आर जो है इसका मान कितना आया 1/2, तो 1/2 का मतलब है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो आर का मान आया है वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। जो आपका अपवर्तन कोण आया है उसका मान आया है 30 डिग्री एंगल आया। अपवर्तन एंगल जो आया, अपवर्तन कोण का जो मान आया है 13 डिग्री आया। आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर इस क्वेश्चन 24 की बात करें तो आप बोर्ड एग्जाम 2017 का पेपर उठा के देख लेना, बोर्ड एग्जाम 2017 का वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और माइनस के 1 डायोप्टर हैं, ठीक है, मान लिया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी कि इसकी लेंस की आपको फोकस दूरी बताना। अगर संयुक्त नहीं भी दिया है तब लेंस की फोकस दूरी, या हम इसको तुल्य फोकस दूरी भी कह सकते हैं। क्या बताएं, तुल्य फोकस दूरी आपको बताना। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें दिया क्या गया है, इसमें लेंस की क्षमताएं दी गई हैं। एक को हम P1 मान लेते हैं और दूसरी को हम P2 मान लेते हैं। यानी कि P1 का मान कितना दिया गया, +2 डायोप्टर, D4 डायोप्टर, और P2 का -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, ये दिया गया। तो पहले हम इसकी टोटल क्षमता निकालें। कुल क्षमता होती P = होता है P1 + P2, यानी कि इनको लगातार जोड़ते चले जाएंगे। तो P = क्या आ जाएगा, P1 का मान 2 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, यानी कि P का मान आ जाएगा 1 डायोप्टर, और 2 से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो P का मान आ गया 1 डायोप्टर, ठीक है। यानी कि P का मान आ गया, हमसे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी। अब बच्चों लेंस की फोकस दूरी जो है वो आप 1/P से निकालते हैं, 1/P से। जब 1/P लगाते तो ये आपका जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर में। वहीं पर अगर हम 1/F = 100/P लगाते हैं तो ये जो मात्रक आएगा सेंटीमीटर में। क्यों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे तो आपका न्यूमेरिकल है, आप कुछ भी लगा देंगे सब सही है। बट अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन आता है कि आपको लगाना रहता है, अब ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आ जाए उसमें जैसे मान दिए हो, अगर जो मान दिए कि वो सेंटीमीटर में दिए गए हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, मीटर में दिए गए तो आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो देखो 100/1 करेंगे तो 100 × 100, यानी कि जो फोकस दूरी का मान आ गया है वो कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। दो उत्तल लेंस, उत्तर नहीं बच्चों, उत्तल लेंस, जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 डायोप्टर है, जिसमें प्रत्येक यानी कि दोनों की जो फोकस दूरी है 20 डायोप्टर है, ठीक है, संपर्क में रखे गए। यहाँ पर देख लो, ये वर्ड याद रख लेना, एक दूसरे के पास रखे, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की क्षमता बताओ, क्षमता ज्ञात करना है। अब बच्चे क्षमता हम तभी निकाल पाएंगे जब इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम 2017 के पेपर में ये भी पूछा गया है, ठीक है। देखो दो लेंस है जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी, यानी कि जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व, अब इसमें क्या दिया गया, F1 = F2 बराबर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर। F1 और F2 के मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि संयुक्त लेंस की क्षमता बताओ, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो, P का मान आपको बताओ। बताओ कैसे बताओगे बच्चों, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ऐसे। देखो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, संपर्क में रखे गए, संपर्क में रखे जाते हैं तो आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था, अगर आपको याद होगा, 1/F = होता है 1/F1 + 1/F2 होता है। इस सूत्र से हम कुल फोकस दूरी निकाल लेंगे, एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। तो इस लेंस से हम क्या करेंगे, इस सूत्र से क्या करेंगे, हम इसकी कुल फोकस दूरी निकाल लेंगे, और फोकस दूरी जब निकाल लेंगे तो आपका लेंस और फोकस दूरी में जो क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है उसका सूत्र लगा के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 1/F = क्या आ जाएगा, F1 का मान भी 20 है प्लस F2 का मान भी 20 है। जब आपके हर बराबर होते हैं तो इनको डायरेक्टली जोड़ लिया जाता है। 1/F = ऊपर कितना है, 1 1 2 हो जाएगा, बटे 20 हो जाएगा, 2 1 2 2 दशामन 20, यानी कि 1/F = आ गया है 1/10, 1/10। अगर हम F का मान ऐसे करें तो F का मान कितना आ जाएगा, 10।
यहाँ पर फोकस दूरी दी किसमें गई, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। जब हमने इसकी फोकस दूरी निकाल ली जो कि आई है 10 सेंटीमीटर, अब अगर हमने फोकस दूरी निकाल ली तो लेंस की क्षमता भी निकाल लेंगे। क्षमता और फोकस दूरी में संबंध हमने सूत्र पढ़ा था, फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम 100/p, ये आपका सूत्र होता है। तो अगर हमें p = चाहिए तो क्या हो जाएगा, 100 आपका f हो जाएगा। तो इसको क्षमता को भाग करो 100 फोकस दूरी का मान कितना है 10, 10.100, यानी कि जो आपकी क्षमता आई है इसकी आई है वो आई है 10। अब आप कहोगे सर 10 आई है, अब हम इसका मात्रक क्या लिखें, तो 10 किस में आई, पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लगाते हैं तो सही है, नहीं लगाते तब भी वो पॉजिटिव माना जाता है। क्या आएगा, डायोप्टर, डायोप्टर, या फिर इसको सिंबल में हम डी से लिखते हैं। तो बच्चों जो लेंस की क्षमता आई है वो +10 डायोप्टर आ गई। इस तरीके से हम लोगों ने इजीली से सॉल्व कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की, इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला न्यूमेरिकल नंबर 26 है। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। ठीक है, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। जो प्रिज्म है उसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम 2016 का पेपर उठाना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर अनसॉल्व पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म के लिए उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, यानी कि डेल्टा एम का मान कितना दिया गया है, 10 डिग्री दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म का कोण ज्ञात करो। प्रिज्म कोण जिसको बच्चों हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि एन का मान दिया गया 1.5। अब हमें निकालना क्या है, ए का मान निकालना है। तो देखो, एक आपने सूत्र पढ़ा है, आई होप पढ़ा भी होना चाहिए। क्या होता है, डेल्टा एम = n-1 होता है, इनटू में आपका ए होता है। इस सूत्र से हम इसका मान जो है निकाल लेंगे। ये सूत्र होता है न्यूनतम विचलन कोण का, और इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, तो याद रख लेना। अब डेल्टा एम = का मान, डेल्टा एम का मान दिया गया, कितना दिया गया 10 = एन का मान कितना दिया गया 1. गड़बड़ हो गया, इधर देखो बच्चों, डेल्टा एम का मान दिया गया 10 = एन का मान कितना दिया गया 1.5, माइनस का 1 है, ब्रैकेट के अंदर है, इनटू में आपका ए है। समझ आ गया। ठीक है, ए क्या हो जाएगा 10 = 1.5 से 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, गुणे में आपका ए बचेगा। अब अगर हमें यहाँ पर ए चाहिए तो ए = क्या आ जाएगा, ये 10 ऊपर हो जाएगा, ये 0.5 ये नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ का जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो आपको इसको काट देना, 5 दूनी 10, तो ए का मान आ गया 20। तो प्रिज्म कोण कितना आएगा 20 डिग्री आ जाएगा। 20 प्रिज्म जो कोण आएगा वो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। लो, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, बट आपको समझना चाहिए। अब कई बच्चों को ये भी डाउट लग रहा होगा, सर ये हार्ड है। हाँ बच्चों, हार्ड हो सकते हैं अगर आपको इस सूत्रों के बारे में नॉलेज नहीं है। अब बच्चों आप कहेंगे सूत्र सर हम कैसे पढ़ें, तो प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगा, जहाँ पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए गए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना, ताकि आपके फार्मूले जो है वो एकदम तैयार हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या है 27 नंबर, क्या कह रहे हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल इतने मीटर प्रति सेकंड है, जिसमें प्रकाश की जो चाल दी गई है वो इतने मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। दिया क्या गया, प्रकाश की चाल दी गई है। अब यहां पर जो प्रकाश की चाल दी गई है, किसका मान दिया गया, v का मान दिया गया, कितना 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कई बच्चे इसको क्या करेंगे, c का मान लेंगे, जो कि गलत है। यहां पर कह रहा है अपवर्तनांक बताओ, आपको अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ठीक है, सूत्र पता है, n = होता है c/v होता है।
सी का मान हम लोगों ने 2 से 4 बार यूज कर चुके हैं तो याद होना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन वी का मान है 2.3 गुणे 10 की पावर 8। इससे ए तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ए ऊपर जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 3/23 आ गया, 2.3 हटाया दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया तो n का मान कितना आ गया है, 30/23 आ गया है, 3/23 आ गया है, समझो ध्यान से। अब हमें इसको भाग करना है, देखो इधर 23 लेना है, इधर आपको 30 लेना है, 23 सेकंड 23 हो जाएगा, बचेंगे आपके 7, ठीक है, क्या बचेंगे, 7 बचेंगे। अब हम इसके नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 20 तियाँ 60 होते हैं और 20 चक्कू 80 होते हैं, तो 20 तियाँ जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 69, यानी कि एक बचेगा, एक बचेगा, सॉरी बच्चों दशमलव लगाए हैं नहीं है हम लोगों ने, दशमलव लगेगा, ठीक है। फिर एक जीरो से काम नहीं चलेगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये लगभग 4 बार चला जाएगा, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100 नहीं हो पाएगा, लगभग 4 बार चलाएगा, 4 तियाँ 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, ये लगभग यहाँ पर 8 बच जाएगा, यानी कि बच्चों 1.34 हो गया। यानी कि बच्चों इसका जो अपवर्तनांक n का मान आ गया है वो 1.34, आगे भी कटता चला जाएगा, आप काटेंगे तो 1.34 आ गया, अपवर्तनांक जो है कितना आएगा, 1.34। तो अगर आप 1.3 भी लिख देते हैं तब भी आपका राइट हो जाएगा। तो इतना अपवर्तनांक है जिसमें उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, तो उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.34 है। आई होप समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश आपतित होता है, का प्रकाश आपतित होता है, अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करो। अपवर्तित जो प्रकाश है उसकी आपको आवृत्ति बतानी है, उसकी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। और ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2015 के पेपर में आ चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है। एक देखो, इतना पदार्थ इतने एंगस्ट्रॉम के प्रकाश की चाल आपसे होते, प्रकाश की चाल बताओ, देखो सॉल्व करो इसको, पहले सॉल्व, फिर आपको गिवन वैल्यू लिखना है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दी गई 5000 A4 एंगस्ट्रॉम ऐसे ऊपर लगा होता है, बट इस एंगस्ट्रॉम को हमें चेंज करना है मीटर में। तो देखो बच्चों, एंगस्ट्रॉम से जब हम मीटर में जाएंगे तो 5000 गुणे 10 की पावर -10 आ जाता है, और ये जो है अब आपकी एंगस्ट्रॉम जो है मीटर में चेंज हो गई। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बतानी है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो आपको बतानी है। देखो सूत्र होता है n = C/λ, n = C/λ। अब इससे हम आवृत्ति इसकी निकाल सकते हैं, C और n आवृत्ति, इसको आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति आप लिख दें, n आप अपवर्तनांक वाला मत समझ लेना भाई, आवृत्ति वाला अपवर्त n है यहाँ पर, ठीक है। आवृत्ति के लिए n को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप n मत लिखो, डायरेक्ट आवृत्ति = hc/λ लिख दो। c का मान आपको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है, डिवाइड बाई 5000 गुणे 10 की पावर -10 है। इस चीज़ को समझ रहे हैं, 10 की पावर -10 है तो इसको ऊपर ले चलो, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 10। अब ये किस में हो गई, नीचे से ऊपर गई तो ये किस में हो गई, पॉजिटिव में, धनात्मक हो गई, बटे आपका 5000 हो गया, ठीक है। अब ये 10 की घात 8 और ये किस में, माइनस में है, ठीक है, तो इनको जोड़ो। अगर बच्चों इसकी 3 घातें हैं, इसको भी लिख लो, ये 3 जीरो को हटाओ, इसकी घात बढ़ा लो, इसको घात करेंगे 10 की घात 3 प्लस में, और ये जब ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -3। ये 3 है, इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है ऊपर माइनस, और नीचे बचा सिर्फ 5। अब इसको सही करो, देखो 10 की पावर 10 है बच्चों, 3 गुणे 10 की घात 10 वाट 18 होते हैं, 18 इंटू 10 की पावर -3 बटे आपका 5 हो जाएगा। इसको और सही करो, ये बचेगा 3 गुणे 10 की घात 18 से प्लस के 15 बचेंगे, डिवाइड बाई 5
ये हो गया। अब इसको 3/5 जो है इसको भाग करो। अब बच्चों हम क्या करेंगे, घात कम कर लेंगे, इसके नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे। 15 गुणे 10 की पावर 14 बचेगा, इसको भाग करेंगे। 15 दूनी 5 3 15 छक्का 30, यानी कि जो आवृत्ति आएगी, आवृत्ति ये आएगी 6, आवृत्ति इक्वल टू 6 गुणे 10 की पावर 14, 6 इंटू का निशान है, आवृत्ति 14, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, हार्ट्ज। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हार्ट्ज में। तो ये जो बच्चों है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने आवृत्ति को कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों। ये कह रहा है 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। इससे संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है इसकी आपको गणना करनी। और ये जो क्वेश्चन है आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में 2013-2017 में आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इतनी चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन यानी कि चाल, यानी कि v का मान कितना दिया गया, 0.5 km किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि संबंध में दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। कि संबंध में दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है उसकी आपको गणना करना है। लैम्डा का मान पूछा गया है। अब ये जो बच्चों किलोमीटर पर सेकंड में दी गई, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 0.5 है, इसमें 1000 से गुणा करो तो 1000 में 1 दशमलव तो एक कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 500 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बच्चों इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य ए होता है लैम्डा से तरंग दैर्घ्य तो प्रतिशत कहते हैं, और इसका सूत्र होता है h अपॉन में m इंटू वी होता है। ये सूत्र होता है, और इस सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर AH क्या है, तो बच्चों H जो है इसका मान होता है कांस्टेंट 1.6 गुणे 10 की पावर -34। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा अगर आपने अनसॉल्व पेपर वगैरह, तो आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा। ठीक है, AH का मान हो गया। अब हम इजली से रखते हैं। अब आप कहेंगे सर M का मान बताओ, M का मान, तो M का मान भी हमें कांस्टेंट है। M का मान कितना होता है, शायद 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, ऐसे। हाँ, इतना ही होता है। तो M का मान ये हो गया, V का मान हमें दिया गया। अब देखो तो लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, H की जगह पे रखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, डिवाइड में इसके क्या रहेगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू V का मान है 500, V का मान है 500। ठीक है, देखो ये बच्चों 9.6 है, 6.6 है, 6.6 और इसका दशमलव काट दिया, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, अब बच्चों 10 की पावर 31 है, इसको ऊपर ले जाओ, ये 10 की पावर 31 एक इसकी हो जाएगी धनात्मक, इंटू ये 10 की पावर 5 जो है इसका 2 जीरो बढ़ा, इस 5 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2, वो भी किस में रहेगी पॉजिटिव, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 ये भी, डिवाइड बाई क्या बचा 91 बचा, गुणे आपका 5 बचा। देखो ये बचा इतना, अब इसको थोड़ा ऊपर सही कर लो, 66 गुणे 10 की घात -34 और 2 जोड़ देंगे 36 हो जाएंगे, 36 से 31 को घटा देंगे तो हमारे पास माइनस में कितना बचेगा। अगर आपके पास 36 रुपये थे, किसी ने 31 रुपये ले लिए, तो आपके पास बचेंगे ओनली 5 रुपीज़। ठीक है, डिवाइड बाई 5 एकन 5 5 निम 45, 455 नीचे बचे, 5 एकन 5 5 निम 45। ठीक है, देखो ये बच्चों बचा 66 बटे 445 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया है लेमडा का मान। एक इसका मान आ गया है, लेमडा का आएगा। ठीक है, अब इस लेमडा के मान को हमें इसका जो संख्या दी गई इससे भाग करना है।
जब आप इस संख्या से इसको भाग करेंगे, जब आप इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो आपका मान आएगा 1.467, ठीक है, 1.467, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग करेंगे पहले हम दशमलव लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो आएगा, फिर एक कन जाएगा ना, तो 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा। इतने मीटर हो जाएगा, इतने मीटर तरंग दैर्घ्य। बट हमें तरंग दैर्घ्य आप सभी को पता है किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। तो इस तरंग दैर्घ्य को, ये जो तरंग दैर्घ्य हमें मीटर में दी गई, इसको एंगस्ट्रॉम में, तो 14,767 ये जो है इस मान को, ये इतना ही मान किस में आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। 7 और इस 1 मिनट वेट ओनली 1 मिनट, देखो इतना 7 इधर हो गया, तो 6 था, तो एक जीरो बढ़ा देंगे ना, हाँ ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। इतने एंगस्ट्रॉम इसका जो मान है वो आ जाएगा 14,660 एंगस्ट्रॉम, 670 एंगस्ट्रॉम जो है इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें तरंग दैर्घ्य के जो मान है उसको कैलकुलेट करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। एक फोटोन जिसकी ऊर्जा इतनी है, तरंग दैर्घ्य कितनी, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, h का मान इतना दिया गया, c का मान इतना दिया गया। अब देखो यहाँ पर तो हमें सारी चीज़ें लगभग दे दी गई हैं, बट अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा, अगर इसने कहा एक फोटोन है उसकी ऊर्जा दी गई है, फोटोन की ऊर्जा यानी कि जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो E का मान कितना दिया गया आपको है 66.3 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, समझो ध्यान से, EV दिया गया। बट इसको हमें चेंज करना है जूल में, इस EV को हमें जूल में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 66.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। अब ये मान है आपका जूल में आ चुका है, ये जूल में आ चुका है, ठीक है। अब बच्चों फोटोन की ऊर्जा, अगर आपने फोटोन जो होता है उसकी ऊर्जा, फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एक सूत्र होता है HC अपॉन में लैम्डा, HC अपॉन में लैम्डा। सूत्र काफ़ी पुराना है, बोर्ड के पेपर में हर साल आता रहता है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। अब देखो बच्चों H का मान दिया गया, C का मान दिया गया है। अब देखो E का मान हमें दे रखा है, उसमें तरंग दैर्घ्य पूछी गई है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन में E आ जाएगा, HC अपॉन में E आ जाएगा। अब इसमें मान रखो, देखो लैम्डा इक्वल टू H का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू C का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात 3 8 मीटर प्रति सेकेंड। E का मान हमें पता ही है कितना आया 66.3 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, सॉरी 1.6 10 की पावर 19 माइनस के 1.6, ठीक है। ये मान जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिए गए हैं, ठीक है। अब इसे जो है बच्चों हमें सॉल्व करना है। देखो एक संख्या के बाद दशमलव इधर है, एक संख्या के बाद इधर है, इसको काट दिया, ठीक है। अब चाहे तो इसको निकाल सकते थे, चलो इसका भी दशमलव हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, 30 के 3 एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो लैम्डा इक्वल टू क्या बचा 66 गुणे 10 की पावर माइनस, अब ये देखो इधर 34 है माइनस के, इधर है प्लस के 8 है, तो अगर 34 के माइनस से प्लस के 8 घटा देंगे तो माइनस का 26 बचेगा, गुणे आपके पास है 30 बटे आपके पास है 663 गुणे 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये 10 की पावर 19 को ऊपर ले चलो, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 गुणे 30 गुणे 10 की घात माइनस के 26 गुणे ये 10 की पावर माइनस के 19 से ऊपर जाएंगे प्लस के 19 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 663 गुणे 16, ये हो गया, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 गुणे 30 गुणे 19 को अगर हम इससे घटा देंगे तो 10 की पावर माइनस के 7 बचेगी, माइनस के 26 से 19 को घटा देंगे तो 7 बचेंगे, डिवाइड बाई आपके बचेगा 663 गुणे आपका 16 बचेगा, इतना तो बच रहा है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले की, तिछांक 18 के 8, तिछांक 18 और एक 19, ये आ गया
बटे आप इसका वर्ग करो, 16 दूनी 32, 16 48 होते हैं, 48 के 8 हासिल के 4 बचेंगे, 16 96 होते हैं, 96 और 48 के 8 96 97 98 99 100, 100 का 0 हासिल के 10, 16 96 और 10 106, 16 96 और 6 110, 96 और 10 106, ये आ गया देखो, इंटू 10 की पावर माइनस के 7 है। ठीक है, देखो क्या आया, 1980 बटे 1610608, ऊपर है 10 की पावर माइनस के 7, ये वैल्यू है। अब हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को करना है भाग, आप लोग भाग करके देख लेना, आप लोग जो है इसका भाग जो है बच्चों एक बार करके देख लेना, ताकि आप इजली से इसको कर लेंगे। एक बार इसका भाग करके आप लोग देख लेना, जब आप इसका भाग करेंगे तो आपका 186.65 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा। इधर हम दशमलव लगा के 186 हमने यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 आपको बता दिया। दशमलव इधर 3 संख्या के बाद दशमलव इधर रहेगा, उसको हम पीछे खिसकाएंगे तो इधर 3 संख्या आगे दशमलव। देखो एक तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतना आएगा, आपको आंसर जो आएगा वो समझो। देखो 18665 और 1665 दशमलव 0 इतना आएगा, इतना मान आंसर आएगा, और गुणे 10 की पावर माइनस का 7 रहेगा, इतना आएगा। अब इसका दशमलव है हम 3 संख्या के अंदर लाएंगे, इधर लाएंगे, यहाँ पर लाए तो एक 3 संख्या के इधर लाए तो दशमलव माइनस का 8 में गुड़ जाएगा, तो 186.65 गुणे 10 की घात माइनस के 10, और ये जो मान आएगा ये आएगा आपका मीटर में, मीटर में आएगा। बट हमें जो तरंग दैर्घ्य चाहिए वो रहती है एंगस्ट्रॉम में, तो इसके अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 186.65 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, बस इसकी घात हट जाएगी, 10 की घात माइनस 10 से ये हटा देना, और ये जो है इतना है एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आई होप आपको सूत्र क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी धातु का कार्यफलन, ये बच्चों कार्यफलन दिया गया 1.8 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। इसकी जो देहली तरंग दैर्घ्य है वो हमें ज्ञात करना है। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और सबसे पहले में जो दिया गया उसे नोट कर लेते। क्या दिया गया, इस धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को लिखते हैं W से, 1.8 EV दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। इसको हम चेंज करेंगे जूल में, इसको किस में चेंज करेंगे, जूल में। जूल में चेंज करने के लिए 1.8 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जो मात्रक है आपका जूल में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो बोर्ड एग्जाम 2011 और कामा 14 जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है देहली तरंग दैर्घ्य, यानी कि बच्चों जो लैम्डा 0 है उसका मान आपसे पूछा गया है, तो देहली तरंग दैर्घ्य का आपको सूत्र पता होना चाहिए। लिख लेंगे देहली तरंग दैर्घ्य का सूत्र, लैम्डा 0 इक्वल टू होता है HC अपॉन में W होता है, HC अपॉन में W होता है, ये सूत्र होता है, याद रख लेना। और हो सकता है आपको सूत्र जो लिखा हुआ मिले वो ऐसा मिल सकता है, HC अपॉन में W इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा 0, तो इसी सूत्र से इस सूत्र को मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया है, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मेरा मकसद ये है। ठीक है, अब देखो इसी सूत्र में, इस वाले सूत्र में मान रखेंगे और अपना आंसर जो है उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो तेली आवृत लैम्डा 0 इक्वल टू H का मान पता है कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 होता है, गुणे इस C का मान हमें पता है 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, डिवाइड बाई W का मान है 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। एक संख्या के बाद दशमलव इधर है, एक संख्या के बाद इधर है, तो लैम्डा 0 इक्वल टू 66 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 से 8 को घटा देंगे, माइनस का 26 बचेगा, गुणे 3 बटे इसका भी दशमलव हटाओ, इधर एक 0 बढ़वाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 16, और जब 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 3 की जगह 30 हो जाएगा,
इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो देखो लैम्डा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 66 गुणे 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 26 गुणे 10 की पावर 19 बटे 18 गुणे 16। 16 को इससे काटो, 9 दूनी कितने होते हैं 18, 9 बार गया, ये 15, ठीक है 15 बार। अब इसको 3 से काटो, 3 तिहाई 9 होते हैं और 3 15 होते हैं। इस चीज़ को समझ गए। अब इसको काटो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 हो गया। अब देखो बच्चों इधर क्या बचा, इसको ध्यान से समझो। ये बचा 22 गुणे बचा आपका 5 इंटू 10 की पावर 26 से 19 को घटा देंगे, माइनस का 7 बचेगा, 7 डिवाइड बाई आपका इधर क्या बचा 16 बचा, और तो सब कट गया, सिर्फ 16 बचा। इसको काटो, 2 8 16 और इधर 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 11 और 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 बचा, डिवाइड में आपका बचा 8। अब इसको भाग करो, 8 कम 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 ज़्यादा उठते हैं, 8 6 48 जाएगा 48, 8 6 48। तो इधर बचे 48, 2 50 और 7 बचे, 2 0 बढ़ाया 70 हो गए। 8 6 48 लगाया दशमलव यहाँ पर, तो 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 8 जाएगा 64, 64। तो इधर बचेंगे 6 0, 8 7 56 हो जाएगा 56, फिर 4 बचेंगे, 8 चक्कू 32, फिर चक्कू 32 हो जाएगा। 3 डिजिट तक रखो, इतना रखो, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, सीधा हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो देहली तरंग दैर्घ्य आई है वो देखो कितनी आई है, 6.875 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 आया है। ये आया है मीटर में, किस में आया है मीटर में। इसी वैल्यू को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर उसमें एंगस्ट्राम में। तो एंगस्ट्राम में क्या हो जाएगा, ये 3 10 संख्या के बाद दशमलव है तो 10 की इधर लाएंगे तो 10 की पावर 10, हाँ तो देखो 7 5 एंगस्ट्राम हो जाएगा। लो इसका मान आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, 1 मीटर में एक अगर एंगस्ट्राम है तो उसमें 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। तो अगर सपोज करो ये दशमलव को इधर लाएंगे तो इतने गुणे 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 यानी कि एंगस्ट्राम। समझ गए इस चीज़ को। तो एंगस्ट्राम में इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, बोर्ड के पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल नंबर 32 है। एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। अब आपको सिंपल लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे इसको हवा में उड़ा देंगे। सही बात है, हवा में उड़ा दोगे। और आप सोच रहे होंगे सर इतना इजी का बोर्ड के पेपर में आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, सुन लो, ये बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो ये एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य वाली, इसको सॉल्व करो, इसको हल करो। क्या क्या दिया गया यहाँ पर, सिर्फ 1000 एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य दी गई है। लैम्डा का मान दिया गया 1 एंगस्ट्राम। इसको मीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किरण की इसमें क्या पूछा रहा, आवृत्ति। देखो अगर हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति को हम v से लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट आप आवृत्ति भी लिख सकते हैं, या आप v से लिखते हैं, न्यू से ऐसे लिखता जाए, ऐसे न्यू ऐसा बना होता है, c अपॉन में लैम्डा होता है। c का मान पता है 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 प्लस का 8 होता है। लैम्डा का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात 18 धनात्मक। लो आवृत्ति आ गई, हर्ट्ज। इजी था, 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, बट इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के पेपर में आया है तो आपके बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है। 25 यानी कि 20 में आया, 5 साल हो गए, 5 साल बाद आ सकता है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल है 33 यानी कि 33 नंबर। देखो क्या है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी में दी गई है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2012
कामा 2020 के पेपर में आया हुआ है, 12 और 20 में 2 बार आ चुका है। अब देखो इसमें किया गया किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। अब बच्चों यहाँ पर स्तर कौन सा है वो नहीं बताया गया। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हम सूत्र लगाएंगे एनवे के लिए। एनवे ऊर्जा स्तर, एनवा ऊर्जा स्तर ले लेंगे, एनवा ऊर्जा, क्योंकि अगर कह रहा होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते, एनवा ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, एनवे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा। तो ई के पास भी उतना ही आता, जितना होता उतनी ई लगी जाती, तो ई एन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एन इक्वल टू सूत्र हो जाएगा 13.6/n²। ये सूत्र होता है, याद रख लेना, 13.6/n²। आप 13.6/n², यहाँ से n² का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, हाइड्रोजन ऊर्जा स्तर, ई एन तो दिया गया हमें ना, तो ई एन का तो मान दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम ई एन का मान यहाँ पर रख देंगे। देखो हो जाएगा शायद, देखो तो n² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13.6/13.6 का मान कितना दिया गया है? 3.4। इसको दशमलव से दशमलव हटाओ, 136/34, 2 से काटो, 17 आ जाएगा, 12, 6 और 8 ये आ जाएगा 68/17। an² इक्वल टू आ गया। अब an² टू आ गया है, तो अगर 17 चक्कू 68 होते हैं, 4 आ जाएगा। तो n² इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? √4, और √4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो n का मान कितना आ गया? 2 आ गया है। यानी कि जो ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं तो वो n का मान कितना है? ऊर्जा स्तर कौन सा ऊर्जा स्तर होगा? दूसरा ऊर्जा स्तर होगा। अब हम कोणीय संवेग निकाल लेंगे। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग को लिखते हैं J से, और J इक्वल टू सूत्र होता है NH/2π। याद रखेंगे, क्वेश्चन में सूत्र जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल एक आधे आ सकते हैं, ठीक है। तो कोणीय संवेग J इक्वल टू हो जाएगा NH/2π हो जाएगा। तो देखो N का मान आया है 2, H का मान पता है 1.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है, अपोन में 2π। अब 2 इंटू, अब पाई का मान है, पाई के मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तुम 3.14 रख लेते हैं डायरेक्ट, और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया क्या? अब यहाँ पर क्या बचा? ध्यान से देखना, इधर बचा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बटे 3.14। 3.14 जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 2.10, 2.10 2.10 गुणे 10⁻⁻34 10⁻⁻34। यानी कि जो यहाँ पर जो J का मान आया है, कोणीय संवेग आया है 2.10 गुणे 10⁻⁻34। अब आपका कोणीय संवेग तो आपने लिख लिया, बट इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर? तो आ जाए, इसका मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अगला है न्यूमेरिकल नंबर 34 है। एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने एमईवी ऊर्जा होगी? अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आ सकता है। अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितनी ऊर्जा होगी? और वो ऊर्जा जो है आपको एमईवी में बतानी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो क्वेश्चन है शायद 2010 में बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है। देखो इसको करो सॉल्व, और जो ऊर्जा है वो किस में बतानी? एमईवी में, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये ऊर्जा आपको बतानी है। अब बताओ बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? सूत्र आपको याद आ रहा है? समझो, ये एक ऐसा सूत्र है जो आपने कई बार पढ़ा होगा और देखा होगा, अगर याद नहीं है, बट मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा शायद आपको याद भी आ जाए। देखो आपने डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर पढ़ा है नहीं पढ़ा? बताओ, सच बताना, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है?
पढ़ा होगा 110% मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पर ई का मान ही आपसे पूछा गया है। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम का मान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, इंटू सी का मान होता है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 3 × 10⁸ × 10⁸। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 दूनी 16 ये घातें हो गई, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसमें गुणा मत कर देना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 9.1 इंटू आपका 3 तिहाई 9 गुणे ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻31 इंटू 10⁻16, 2 अट्ठे 16 होते हैं। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो इसकी 9 × 9 9 में 81, 81.1 संख्या के बाद गुणे 10⁻16, इधर 16 है इधर 31 है। अगर 15 दूनी 31 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, और इधर कितने बचेंगे हैं 16, तो इधर बचेगा 15। अब बच्चों इसको चाहिए किसमें, MEV में है, तो MEV में अगर हमें चाहिए तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से इसको हम भाग दे देंगे। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर दिया, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया। चलो अगर आपको अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली करके चल सकते हो। 1.6 गुणे यहाँ पर भी कर लो, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब ये जो भी मान आएगा वो MEV में आएगा, यहाँ पर भी जो भी मान है ऐसे छोड़ देते हैं, तो इस जो वैल्यू है यहाँ पर डायरेक्टली किसमें है, MEV में, MEV में है, ठीक है। 31 8 दूनी 16 हो गया, 10⁻91, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम तुमसे एक संख्या के बाद 10 बोलो, एक संख्या के बाद 10 बोलो, 81 गुणे 10⁻⁻15 बटे 16 गुणे 10⁻⁻19, इस 19 को ऊपर ले चलो, 189 बटे 16 गुणे 10⁻⁻15 गुणे 10⁻19, ये हो जाएगी पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 198 गुणे 10 की घात प्लस की कितनी बचेगी 15 और 19 4 बचेगी, प्लस की 4 बटे आपका 16। अगर इसको काटें 16, अब देखो इसको एक बार भाग करो, 16 से भाग किसको करना है 8 1 9 को, 16 1 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितने होते हैं 80 होते हैं, 80 बच्चा 1 उतारे 19, 16 1 16 बच्चा 3 लगाया दशमलव ऊपर नीचे 0 बढ़ाया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाते हैं, तो 16 1 16 ही जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो 16 1 16 दूनी 32 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार जाएगा, तो इसको हम तो बच्चों ये बार बार जाएगा, तो इसको में आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिखते हैं और लिख लेते हैं। देखो 51.2, ये इसके बाद में और जाएगा, तो फिर जो संख्या आएगी उसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको इंटू 10⁻4 है। ये आपका आंसर आ गया। एक इसमें है MEV में है, अगर आपको घातें हटानी है, घातों को हटाना है तो क्या आ जाएगा, देखो 10⁻4 है, 10⁻4 है, तो इसको हम कर सकते हैं 15 माइनस के 19 थे, ठीक है। इसे में अगर डायरेक्ट इसके देखो घातों को हटाना है तो क्या आ जाएगा, देखो 51.2 गुणे, इसके आगे आप 4 जीरो बढ़ा सकते हो, कितने 4 10 की घात 4 है, तो इसका मतलब आप 4 जीरो बढ़ा सकते हो। देखो 1 जीरो तो इसकी वजह से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये है कितना, अगर 51.2 है, गुणे आप इसमें 1000 से गुणा करो। देखो हो सकता है आपको इसमें डाउट हो जाए, ठीक है। देखो जब आप इसमें 1000 से गुणा करोगे तो एक संख्या के बाद दशमलव है, इसको 1 जीरो से कैंसिल कर दो, 1 जीरो से कैंसिल कर दिया। जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 512 और 2 जीरो आ जाएंगे, इतने MEV जो है इसका मान आ जाएगा, राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो बच्चों,
देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी नाविक के लिए द्रव्यमान क्षति, यहाँ पर डेल्टा एम का मान काफ़ी टाइम के बाद दिया गया है, कितना 10⁻⁻6 किलोग्राम हो, तो इसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसकी बंधन ऊर्जा ईबी में आपको ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। अगर हम इसमें डायरेक्टली सूत्र लगाएंगे तो जो बंधन ऊर्जा आएगी वो किलोग्राम में आएगी, बट यहाँ पर इसने कह दिया, सॉरी जूल में आएगी, बट इसने कह दिया है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2015 के बोर्ड पेपर में आ चुका है, इसको करना है हमें सॉल्व। यहाँ पर नाविक की द्रव्यमान क्षति दी गई, डेल्टा एम का मान दिया गया है 10⁻⁻6 kg, किलोग्राम दिया गया, किलोग्राम दिया गया। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर जो किलोग्राम दिया गया इसकी क्षति, इसको समझ लो, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी बंधन ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र हमने पढ़ा है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो इससे निकालो डेल्टा ई इक्वल टू एम का मान दिया गया 10⁻⁻6 सी स्क्वायर, सी का मान 3 × 10⁸ गुणे 10⁸ गुणे 3, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸, इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। अब देखो डेल्टा ई इक्वल टू 10⁻⁻6 × 3 × 3 9, 3 × 3 9 गुणे 10⁻16। अब ये 10⁻16 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, 8 दूनी 16, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 × 10⁻6 10। अब ये जो मान है बच्चों, ये जो मान है जूल में आएगा, ये जो मान है किस में आया है, जूल में आया है। अगर ये जूल में पूछता तो हम इतना ही लिख के छोड़ देते इसका। अब इसने कह क्या दिया है, इस मान को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो। ये जो मान आपका जूल में आया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके बताओ। तो देखो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे 9 × 10⁻10 बटे में इसमें करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो आएगा मान वो ईबी में आएगा, अब जो मान आएगा वो ईबी में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। हटाया दशमलव, ऊपर बढ़ा दिया 0, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 गुणे 10⁻10 गुणे ये 10⁻⁻19 ए भी जाएगी ऊपर, ए भी हो जाएगी प्लस की 10⁻19 बटे 16। अब ये दोनों जुड़ जाएंगी, गुणा में गाते जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 19 × 10⁻29 बटे 16, ये 16 हो गया। अब हमें 16 से 90 को भाग करना है, तो देखो अगर इधर लिखा हुआ है 16 और इधर लिखा लिया 90, तो 16 दूनी 32, 16 3 16 चौके 16 पंचे 80, ये 5 बार चला जाएगा 80 हो जाएगा, बटेगा 10 बचेगा, लगाएंगे दशमलव ऊपर 0, 16 × 96 हो जाएगा, 16 × 96 तो 96, बचेंगे 4 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 8, 16 पंचे 80, यानी कि ये जो मान आएगा डेल्टा ई इक्वल टू 5.625 गुणे 10⁻29 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए पीएन संधि डायोड में से प्रवाहित धारा की गणना करना। दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा की गणना करना है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए, तो दिया क्या गया, देखो ये यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ऐसे लिखा है, यूं 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 यूं, इधर गया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर -1 वोल्ट है और इधर है +5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर है 300 ओम, 300 ओम है। अब ये जो परिपथ दिया है कि पीएन संधि डायोड में प्रवाहित धारा की गणना करो, इसमें प्रवाहित जो धारा है उसकी गणना करना। देखो अगर इसके इस सिरे पर विभवांतर -1 वोल्ट है, बी है, इधर है +5 वोल्ट है, तो इसका हमें पहले विभवांतर तो निकालना है भाई। इसका पहले में परिपथ के सिरों पर कुल विभवांतर तो पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे परिपथ के सिरों
पर विभवांतर, परिपथ के सिरों पर विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? जो पहला विभवांतर दिया गया माइनस का होता है, ये वाला माइनस होता है जो दूसरा दिया गया, और यहाँ पर माइनस जो सूत्र में होता है, और माइनस में ही हमें विभवांतर भी दिया गया है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, यानी कि जो विभवांतर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। विभवांतर क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट, सॉरी बोल्ट होता है, BOLT होता है, बोल्ट हो गया। अब देखो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, जो परिपथ है इसमें प्रवाहित धारा, धारा का सूत्र होता है I = B/R। अब B का मान हमें पता ही है कितना आया, 6 है, डिवाइड बाई R, R का मान कितना है? 300 ओम है, 300 ओम है। इसको भाग करो, 6 × 6 = 30, 1/50, 6 × 5 = 30, 1/50 धारा I इतने एम्पियर आएगी, 1/50। अब बच्चों इसको भाग करो, देखो 50 अगर इधर लिखा हुआ है, अब इसको 1 से भाग करना, देखो 1 से लगाया, 0.1 जीरो बढ़ाया, अभी भी काम नहीं होगा, 1 जीरो और बढ़ाया, 1 जीरो और बढ़ाया, 50 दूना 100 हो गया, तो 0.02 एम्पियर। धारा कितनी आई? 0.02 एम्पियर आई। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? धारा की गणना जब हमने की तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.02 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आई होप समझ में आना चाहिए। अगला देखो बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 37 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी धातु के कार्यफलन का मान इतना EV दिया गया। किसी धातु है जो उसकी कार्यफलन का मान इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। धातु की देहली आवृत्ति की गणना करना इंपॉर्टेंट सूत्र में फिर बता रहा हूँ। और ये जो सूत्र क्वेश्चन है ये बच्चों 2013 ने 11 कामा 13 कामा 17 3 बार आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है लगातार। बट अब आपकी देखो 13 में आया, 11 में आया, फिर 13 में आया, 13 के बाद में 17 में आया, अब आपका 25 में आ सकता है। ठीक है, याद रख लेना। इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, इसको कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को हल। क्या कह रहे हैं? किसी धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को लिखते हैं W से, 6.6 EV दिया गया है, 6 EV दिया गया। समझ रहे इस चीज को ध्यान से। अब यहाँ पर आपको आवृत्ति निकालनी है और ऐसा नहीं कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज ऐसा ही मात्रक होता है, तो हमें ऐसा हर्ट्ज में ही वैल्यू चाहिए। तो जब हम इसको लिखाएंगे तो हमें यहाँ पर जो आवृत्ति दे, जो कार्यफलन होना चाहिए वो वोल्ट में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। तो इसको हमें चेंज करना है जूल में। जूल में चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे और ये जो मान है आपका जूल में आ जाएगा, धातु का कार्यफलन जूल में आ जाएगा। अब हम इससे देहली आवृत्ति जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति B0 से प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या होता है? W/H होता है, ये होता है देहली आवृत्ति को। B0 = देहली आवृत्ति। W का मान कितना दिया गया? 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे H का मान आप सभी को पता है कितना होता है? H का मान 6.6 ही होता है शायद, हाँ 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। 6.6 से 6.6 जो है किसको कैंसिल। अब ये जो वैल्यू इसको ले चलो ऊपर, V0 = 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻⁻34। नीचे था, ऊपर गया हो गया +34। 19 दूनी 38 होते हैं, जब 34 इससे तो ए B का 0 का मान कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे। अब देखो इधर 34 है, धनात्मक के माइनस के 19 है, तो इसमें जो बचेगी वो धनात्मक का ही मान बच जाएगा। तो देखो 34 इधर 19 है, तो कितने बचेंगे बताओ? 19 से अगर 34 से अगर हम 19 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। तो 10⁻15 और वो किस में रहेगा? धनात्मक रहेंगे। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा? आवृत्ति का हार्ट जो होता है,
आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हार्ट जो हो जाएगा। लो एवी इसका आंसर आ गया। इजी से सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाते तो हर एक न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल है बच्चों 38। एक दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5.0 यानी कि 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई तथा और आवर्धन क्षमता की गणना करो। और एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2017 में आपके बोर्ड का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक हो, यहाँ पर हमसे कह रहा है अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दी गई है। देखो इसको जब हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां यानी कि F0 FO का मान कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर दिया गया, और नेत्रिका लेंस है इसको लिखते हैं FE से, FE का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर है। इसकी अधिकतम लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दोनों फोकस दूरियों को जोड़ देते हैं। अधिकतम लंबाई क्या होता है, F0 प्लस FE। आप अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। अधिकतम लंबाई कितनी आ गई, 105 मात्रक सेंटीमीटर आ जाएगा। आवर्धन क्षमता निकालनी है, आवर्धन होता है आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। m इक्वल टू सूत्र होता है माइनस FO अपान में FE होता है। देखो क्या हो जाएगा 100/5 माइनस का निशान, 5 दूनी 10 यानी कि 20। आवर्धन क्षमता यानी कि m का मान आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। लो आवर्धन क्षमता में सेंटीमीटर नहीं होता, ठीक है, माइनस की 20 आएगी आवर्धन क्षमता। आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 39 यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में एक और है। ठीक है, एक प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबक क्षेत्र का शिखर मान 1.5 × 10⁻⁻8 टेस्ला है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान बताना है और सी का मान आपको बता दिया गया। इसको करना है सॉल्व, इस क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व और बताना इसका आंसर क्या आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 के पेपर में आपके पेपर में आ चुका है। क्या कह रहा है, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, वैद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान है वो आपको दिया गया कितना, V0 मान लेते हैं 1.5 × 10⁻⁻8 टेस्ला दिया गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान E0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी का मान आपको दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको दिया भी जा सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया जा सकता, आपको याद रख लेना। अब बच्चों जो सूत्र होता है वैद्युत धारा का शिखर मान, वो आपने B0 इक्वल टू एक सूत्र पढ़ा था, E0 अपॉन में C, E0 अपॉन में C। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर E0 चाहिए तो क्या आ जाएगा, V0 इक्वल टू V0 इंटू में C, ये आपका सूत्र आ जाएगा। इसी सूत्र में हमें वैल्यू को मान रखना है और हमारा जो आंसर है वो इसी सूत्र की सहायता से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो E0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V0 का मान है 1.5 × 10⁻⁻8 इंटू C का मान होता है 3 × 10⁸, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 15। देखो E0 इक्वल टू क्या बचेगा, 1.5 × 3, 5×15 के 5 लगाया 0.3 × 3 = 4, यानी कि E0 का मान आया है 4.5 आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। आई होप आपको इसका शिखर मान जो है विद्युत क्षेत्र का आपको समझ में आ गया होगा, आई कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई, इसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। समझ गए, इसका कहने का मतलब है 450 वाट की एक वैद्युत प्रेस है, बैटरी नहीं है, वैद्युत प्रेस है, 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई, इसका आपको प्रतिरोध बताना है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, सॉल्व करो क्वेश्चन को।
और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2018 के पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर इतना वाट और इतनी वोल्टेज दिया गया, यानी कि इसका पावर कितना है 450 वॉट दिया गया। प्रेस का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज यानी कि V का मान दिया गया 225। कह रहा है उसका प्रतिरोध निकालो, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब वैद्युत प्रेस का प्रतिरोध आप निकालेंगे, प्रतिरोध R इक्वल टू सूत्र हो जाएगा B² P, ये सूत्र होता है B² P, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा V², V का मतलब ये हो गया 225 गुणे 225 बटे आपका 450 बटे 450। इसके ऊपर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भाग देंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई करके इसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112.5 ओम। यानी कि जो R यानी कि जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा 112.5 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको करके देख लेना। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक एक नंबर वाले, दो नंबर वाले भी इसमें कुछ शामिल थे। 40 जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉरी लती लघुत्री और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल थे, वो आपको बता दिए गए। अगर इनमें किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर DM करके भी आप हमसे जरूर पूछेंगे। कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना भी चाहिए और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्यों बढ़िया एकदम धमाकेदार अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।